स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। बुलेटिन में आज बात सीरिया की, जहां 3 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन सीरिया से बाहर नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में सीरियाई राष्ट्रपति असद तीसरी बार हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में भी लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद देश में स्थिरता लौटेगी। ये तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां पिछले 3 सालों में भयानक तबाही मची, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। और सीरिया में जो रह गए उनके लिए भी मुसीबतें कम नहीं हैं। लेकिन एक बार फिर वक्त आ चुका है जब सीरिया की जनता को अपने भविष्य के फैसले के लिए वोट करना है। 3 जून को सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दूसरे देशों में रहने वाले सीरियाई लोगों ने तो वोट देना शुरू भी कर दिया है। बुधवार से अब तक सैकड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर चाहे यमन में रहने वाले सीरियाई लोग हों या फिर लेबनान में जाकर बसे हजारों शरणार्थी। देश भले ही 3 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सीरिया में स्थिरता लौटेगी। लेबनान में रहने वाले शरणार्थी तो ऐसा ही मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति और स्थिरता वापस लौटेगी, ताकि हम एक बार फिर पहले की तरह एक साथ रह सकें। हम यहाँ वोट देने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में और सुधार होंगे और हम एक ऐसा राष्ट्रपति चुनेंगे जो देश के लिए एक अच्छा नेता हो। लेबनान की तरह यमन में भी सैकड़ों सीरियाई लोग वोट देने पहुंचे। यहाँ भी राजधानी सना में सीरियाई दूतावास में लोगों ने वोटिंग की। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग वोटिंग रूम में और दूतावास के बाहर खड़े हैं। लोग वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं और सीरिया की अखंडता और स्थिरता को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध के बाद हजारों लोगों ने देश छोड़ा, जिसके लिए लोग सीरियाई राष्ट्रपति असद को जिम्मेदार मानते हैं। मैं हजारों बाकी वोटर्स की तरह अपना वोट बशर अल-असद को दूंगा। हम उन्हें प्यार करते हैं और हम उम्मीद भी नहीं करते कि उनके अलावा कोई दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। वहाँ सचमुच में लोकतंत्र है। हर किसी को स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार है और सीरिया के लिए बेहतर राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। सचमुच सबसे अहम बात यह है कि हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। लेबनान और यमन की तरह मलेशिया, चीन, भारत, जॉर्डन, ईरान और ओमान में भी सीरियाई लोग वोटिंग कर रहे हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद समेत 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असद को सबसे प्रबल दावेदार रहा है। वहीं विश्लेषक भी इन्हें चुनाव कम और जनमत संग्रह ज्यादा मान रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक संविधान भले ही कई लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता हो, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई असद को चुनौती दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राष्ट्रपति असद के सुर सुनाई देने लगे हैं। तीसरी बार चुनाव में हिस्सा ले रहे असद ने अब अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्थाओं से राहत और मदद की अपील की है, लेकिन साथ ही असद ने कहा है कि ये काम सीरिया की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए बगैर होना चाहिए। सीरिया में 3 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें 2 बार सत्ता में बने हुए राष्ट्रपति बशर अल-असद भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सीरिया में जिस तरह से 3 साल से गृह युद्ध हो रहा है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव को असद के समर्थन में जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। असद साल 2000 से सत्ता में है और पिछले 3 सालों से सीरिया लगातार सुलग रहा है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग या तो देश छोड़कर जा चुके हैं या फिर देश के अंदर ही विस्थापितों जैसा जीवन बिताने को मजबूर हैं। गृह युद्ध के कारण यहाँ के लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्थाओं को भी मदद देने से रोका जा रहा है। पर चुनाव करीब आते ही असद के सुर बदलने लगे हैं। अब सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाएं, पर ऐसा करते हुए वो सीरिया की संप्रभुता को नुकसान न पहुंचाएं। सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक असद ने कहा है कि लोगों तक मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और संस्थाओं को इस काम में सहयोग करना चाहिए। असद ने विद्रोहियों पर भी आरोप लगाया है कि वो लोगों तक खाना और दवाइयां नहीं पहुंचने दे रहे, जबकि राहत कर्मियों ने सीरिया सरकार पर मदद के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। राहत कर्मियों के मुताबिक ज्यादातर मदद सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में पहुंचाई जाती है। सीरिया में 3 साल से असद सरकार का विरोध हो रहा है।
लेकिन असद किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ने को राजी नहीं है। और अब जबकि चुनाव का वक्त करीब आ चुका है तो असद को उन लोगों की भी याद आने लगी है जो लोग अपने ही देश में बेगानों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जर्मनी ने लेबनान में गुजर बसर कर रहे सीरिया के शरणार्थियों को मदद देने के लिए ज्यादा सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने कहा है कि 10 लाख शरणार्थियों की चुनौतियों से जूझ रहे लेबनान को उनके मुल्क ने ज्यादा वित्तीय सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जर्मनी लेबनान की आर्थिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी तैयार है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने लेबनान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। सीरिया की बात तकरीबन हर रोज होती है, लेकिन आज बात सीरिया को सुर्खियों में लाने वाले उस शख्स की जो 14 सालों से देश की कमान थामे हुए। देखिए कैसे संयोग से मिली थी बशर अल असद को सत्ता, जिस पर आज वो इतरा रहे हैं। सीरिया को आज अपने तरीके से चलाने वाले शख्स का नाम है बशर अल असद। असद सोच समझकर राजनीति में नहीं आए, बल्कि ये महज एक संयोग था। असद का परिवार सीरिया में पिछले 4 दशकों से सत्ता में है, लेकिन बशर अल असद खुद सत्ता में आए साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद। 11 सितंबर 1965 को पैदा हुए असद अपने पिता की दूसरी संतान थे, लेकिन इसे संयोग ही कहेंगे कि दमिश्क यूनिवर्सिटी से नेत्र विज्ञान में डिग्री हासिल करने वाला छात्र नेता बन गया। असद नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो लंदन भी गए। लेकिन 1994 में असद के बड़े भाई बासिल अल असद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। असद के भाई को ही उनके पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन साल 2000 में पिता की मौत के बाद सीरिया की कमान असद के हाथों में आ गई। सीरिया की सत्ता मिलने के बाद पहले 6 सालों में उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और अरब जगत के साथ साथ बाकी दुनिया के नेताओं से मुलाकात की। वो वक्त था जब असद ने सीरियाई राजनीति की हर छोटी बड़ी चीज को जान लिया था। बशर अल असद के सत्ता संभालते ही सरकार के वफादारों ने रास्ते की अड़चनों को दूर किया। जुलाई 2000 में सीरिया में हुए जनमत संग्रह में असद के समर्थन में 97% वोट पड़े और फिर संविधान में बदलाव करके 34 साल के असद को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। फिर साल 2007 में दूसरी बार 97% वोटों के साथ असद ने जनमत संग्रह में जीत हासिल की और अगले 7 साल के लिए फिर सीरिया की कमान थाम ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भी राजधानी दमिश्क में एक ऐसी जगह है जिसने लोगों को चेहरे पर खुशी लाने के लिए काम किया और थोड़ी देर के लिए ही सही खुशी देने के लिए जुटा रहा। तो आइए आपको भी दिखाते हैं वो जगह। सीरिया में 3 साल से गृह युद्ध चल रहा है। हर तरफ गोले बारूद की धमक और दहशत है। मानवाधिकार ताक पर रखे गए, लोगों की जिंदगी का सुकून छिन गया। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जो वैसा का वैसा ही रहा। वो है लोगों का कूलिंग शॉप और उसे पूरा करने वाला एक आइसक्रीम पार्लर। द अल हमीदिया शॉप के नाम से बना ये मार्केट ओटोमन एम्पायर के दौरान बनाया गया था और पिछले 200 सालों से दमिश्क की शान है। और इसी कमर्शियल हब की शान है 1895 से यहाँ चल रहा ये आइसक्रीम पार्लर, बगदाश आइसक्रीम पार्लर। अब इस पार्लर के मालिक समीर कहते हैं कि उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी के लिए ये दुकान किसी जिम्मेदारी की तरह है। काम करना किसी जिम्मेदारी और प्यार की तरह है। यह हमारे परिवार का उद्देश्य है। जब हमारा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तब हमें और भी मेहनत से काम करना होगा। जब बगदाश का आइसक्रीम पार्लर शुरू हुआ तो इसे पूरे सीरिया में खूब पसंद किया गया।
लेकिन आज ये पूरे मिडिल ईस्ट, यूएई, जॉर्डन और लेबनान में भी मिल जाता है। जब सीरिया में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ तो पार्लर के लिए जरूरी चीजें जैसे दूध, चीनी और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलने मुश्किल थे, क्योंकि सड़कें बंद रहती। लेकिन उस दौर में भी बगदाश यूं ही चलता रहा और 25 लोगों के स्टाफ वाला ये पार्लर लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरता रहा। और आज भी अपना फेवरेट टेस्ट पाकर लोग उतने ही खुश होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थाईलैंड की सेना ने कहा है कि मुल्क में शांति बनाने के लिए कानून को लागू किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते सरकार का तख्ता पलट करने के बाद मिलिट्री ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया। सेना के मुताबिक जिन लोगों को रिहा किया गया उन्हें अपने ठिकाने और यात्रा से जुड़ी जानकारियों को जाहिर करना होगा। फिलहाल सेना ने मुल्क में मार्शल लॉ लागू कर रखा है, जिसके बाद 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर सेना के मुताबिक मार्शल लॉ के दौरान सभी क्रिमिनल मामलों को मिलिट्री कोर्ट में ही निपटाया जाएगा। चीन ने इमरजेंसी रिस्पांस के धार देने के लिए व्यापक स्तर पर एंटी टेरर और एंटी रॉरर ड्रिल आयोजित की है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ड्रिल तकरीबन 40 मिनट तक चली, जो चाकुओं से हमले, अपहरण और लोगों के अवैध जमावड़े पर केंद्रित थी। एंटी टेररिज्म अधिकारियों के मुताबिक ड्रिल में लगभग 3000 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया था। ड्रिल के दौरान पुलिस हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और बिल्डिंग फायर फाइटिंग उपकरणों का उपयोग किया गया। बोको हरम की गिरफ्त में 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को छुड़ाने के लिए प्रदर्शनकारी दबाव बनाए हुए हैं। अगवा की गई इन छात्राओं को छुड़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर चर्चा करने के लिए अबुधाबी में प्रदर्शनकारियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। इससे पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग की चपेट में आने से एक इमारत जलकर खाक हो गई। शहर के हंटिंगटन पार्क में बनी इस इमारत पर लगी आग को काबू करने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। खबरों के मुताबिक आग की वजह से कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े यात्री हवाई जहाज A380 की भारत में रेगुलर उड़ानें शुरू हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट की आज लैंडिंग हुई। करीब 5000 स्क्वायर फुट लंबे आलीशान जहाज में 10 फर्स्ट क्लास, 80 बिजनेस क्लास और 450 इकोनॉमी क्लास की सीटें रखी गई हैं। सिंगापुर एयरलाइंस के भारत में जनरल मैनेजर डेविड लाउ का कहना है कि भारतीय हवाई यात्रियों के लिए A380 में उड़ान एक अनोखा तजुर्बा होगा, क्योंकि आम फ्लाइट्स के मुकाबले इसमें स्पेस ज्यादा होगा और सुविधाएं भी काफी होंगी। पांचवी वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक ने फ्रेंच ओपन महिला युगल के दूसरे दौर में जगह बना ली है, जबकि रोहन बोपन्ना और एहसाम उल हक कुरैशी की जोड़ी पुरुष युगल से बाहर हो गई है। सानिया और जिम्बाब्वे की कारा ने स्लोवाकिया की डेनियला हांतुचोवा और इजराइल की शहरपीर को 6-3, 6-3 से बात दी। अब उनका सामना कनाडा की गैब्रिएला और पोलैंड की एलिसा से होगा। टाइगर वुड्स पीठ की सर्जरी कराने के बाद फॉर्म हासिल करने में जूझ रहे हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट के जरिए घोषणा की है कि वो अगले महीने होने वाले यूएस ओपन में नहीं खेलेंगे।
मार्च में WGC कैंडिलैक चैंपियनशिप का फाइनल राउंड खेलने के बाद उन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। आपको बता दें कि चोट की वजह से अमेरिकी गोल्फर अपनी छठी मेजर चैंपियनशिप में शिरकत नहीं करेगा। वुड्स ने कहा है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए यूएस ओपन में भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही वुड्स ने प्रशंसकों से यूएस ओपन में न खेल पाने के लिए माफी मांगी है। द वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।